हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज बच्चों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसी ऑसिलेशंस। क्या नाम है उसका? एलसी ऑसिलेशन। जिसमें क्या होता है, एक कैपेसिटर होता है। क्या होता है बच्चों? एक कैपेसिटर। ड्रॉ कर दिया? ओके। फिर एक क्या होता है, एक इंडक्टर होता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, इंडक्टर का इंडक्टेंस L। ओके, उन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक स्विच से। ओके, ये स्विच इसको हम बोलेंगे S या तो की के, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, हमने इस दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको प्रोसेस समझाऊंगा, आपको वो अच्छी तरीके से अपने ध्यान में रखनी है। ओके, लेट कैपेसिटर is fully charged initially। चलो, जितना मैं बोलूं उतना अच्छी तरीके से आप अपने दिमाग में रखो। ओके, कैपेसिटर कैसा है? फुल्ली चार्ज। ओके, मीन्स व्हाट वी कैन से दैट चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज मैक्सिमम। कितना चार्ज है? मैक्सिमम। कब? इनिशियली। चलो, इतना समझ में आ गया। इस प्लेट पे कितना चार्ज? क्यू एम, मैक्सिमम में लिख देता हूं, और इस पे माइनस क्यू एम। ओके, अभी याद रखो कि क्या कि सर जो स्विच है वो ओपन है। ओपन है इसका मतलब इस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, लेट स्विच इज क्लोज्ड, लेट स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। मतलब अब स्विच को हमने क्या कर दिया बच्चों? क्लोज कर दिया। ओके, तो स्विच को क्लोज किया तो क्या होगा? एज स्विच इज क्लोज्ड, एज स्विच इज क्लोज्ड, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट, फ्लोइंग इन सर्किट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको कि शुरुआत में करंट कितना था? 0। अच्छा, ऐसा हम लिख सकते हैं, दैट इज I इक्वल्स टू 0 एम्पियर। I 0 नहीं, सॉरी, I इक्वल टू 0 एम्पियर। कब? 0 एम्पियर। कब? इनिशियली। और Q कैसा है? मैक्सिमम। ठीक है, ओके, चलिए इतना समझ में आया। और कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम है, इंडक्टर में कोई करंट नहीं है अभी, और हमने अभी अभी क्या किया है? स्विच को क्लोज किया है। चलो, यहाँ तक आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गया। ओके, और जैसे ही हम स्विच को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एज स्विच इज क्लोज, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ओके, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? सो वी कैन से दैट, वी कैन से दैट कैपेसिटर, वी कैन से दैट कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग। चलो, ये भी बात आपके दिमाग में आ गई। कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया ना बच्चों? क्यों? देखिए, सोचो, मैं ये डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर सोचो 5 कूलम चार्ज है, और यहाँ पर सोचो -5 कूलम चार्ज है। ठीक है, ये इंडक्टर और ये है स्विच। हमने जैसे ही स्विच को क्लोज किया, ओके, जैसे ही क्या किया? स्विच को क्लोज किया, यहाँ से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सोचो कि ये 1 कूलम चार्ज यहाँ से इधर गया, 1 कूलम। तो इसका मतलब क्या है कि सभी 1 कूलम ऐसे जाएगा पूरी सर्किट में, ऐसा।
तो सिचुएशन क्या आ जाएगी, ये 5 कूलम है तो 5 कूलम की जगह पर कितना हो जाएगा, उसमें से 1 कूलम चला गया ना, तो 5 कूलम की जगह पर कितना हो जाएगा 4 कूलम, और -5 के पास 1 कूलम आ गया तो 1 कूलम ऐड हो गया, तो इसके पास कितना चार्ज हो जाएगा -4 कूलम। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि कैपेसिटर में हमें चार्ज देखना है तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर देखना है। तो पहले कितना चार्ज था 5 कूलम देखिए, और उसके बाद में कितना चार्ज हो गया 4 कूलम। क्यों? क्योंकि जैसे हमने सर्किट को क्लोज किया ये चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया, और वी कैन से दैट करंट स्टार्ट फ्लोइंग। समझ में आया कि नहीं, जिसकी वजह से इसकी प्लेट के ऊपर जो चार्ज था वो कम होना शुरू हो गया, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। चलो इतना समझ में आया। ओके, it is observed that current rises and charge decreases in circuit। अच्छा, चार्ज डिक्रीज सर्किट मतलब टोटल चार्ज डिक्रीज नहीं हो रहा है, चार्ज का मतलब कि चार्ज डिक्रीज इन सर्किट मतलब चार्ज किसके ऊपर, ऑन कैपेसिटर प्लेट्स, कैपेसिटर प्लेट्स मतलब कि कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज है वो जैसे जैसे डिक्रीज होता है वैसे वैसे करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बच्चों एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा, यहाँ एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सोचो कि ये कैपेसिटर है, अच्छी तरीके से देखना बच्चों, और ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है। अभी इसको डिस्चार्ज होने के लिए कोई सर्किट हमने कनेक्ट नहीं की है, लेकिन सोचो हमने उसके साथ ये कनेक्ट कर दिए, ये क्या है बच्चों, दिस इज अ रेजिस्टर। तो जैसे ही हमने रेजिस्टर कनेक्ट किया और जैसे हमने स्विच क्लोज की तो करंट कैसे राइज होगा, देखना अच्छी तरीके से। ये है टी और ये है आई, तो करंट सडनली इसमें से बहुत ज्यादा फास्ट राइज होगा। ओके, और थोड़े टाइम में बहुत हाई वैल्यू ले लेगा। क्यों? क्योंकि यह रेजिस्टर है इसलिए। लेकिन हमने जो यहाँ पे पहले जो सर्किट ड्रॉ की वहां पर यह रेजिस्टर नहीं है, वहां इंडक्टर है। क्या है बच्चों? इंडक्टर। तो इंडक्टर की वजह से क्या होता है कि इंडक्टर, देखो आपको पता है इंडक्टर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, तो जिसकी वजह से करंट इंस्टेंटली राइज नहीं होगा, करंट धीरे धीरे राइज होगा। करंट क्या होगा? धीरे धीरे राइज होगा। ठीक है, वो राइज तो होगा ही, लेकिन उतनी ज्यादा स्पीड से राइज नहीं होगा, मतलब कि जब रेजिस्टर हो उतनी स्पीड से राइज नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडक्टर बोलेगा क्या कि भैया तुझे बढ़ना है तो बढ़, लेकिन मैं तुझे स्पीड में नहीं बढ़ने दूंगा, मैं तुझे स्लोली बढ़ने दूंगा। इंडक्टर का काम ही क्या है, जैसे कि आपकी गाड़ी के टायर में से हवा चली गई, ठीक है, तो आप एक्सेलरेटर दोगे तो इंस्टेंटली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी? नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगी। और अगर आप ब्रेक लगाओगे तो इंस्टेंटली डिक्रीज हो जाएगी? नहीं, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। ठीक एग्जैक्टली उसी तरह इंडक्टर का काम है कि वो बोलेगा करंट बढ़ाना है, ओके कोई बात नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे सब्र करो। करंट कम करना है, कोई बात नहीं करंट कम भी करूंगा, लेकिन याद रहे धीरे धीरे सब कुछ, क्या धीरे धीरे, धीमे धीमे, ऐसा। ओके कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा मजाक हो गया ये। तो करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और करंट जब बढ़ रहा है तब इसके ऊपर से जो चार्ज था इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर, ये चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज। ये वाला जो आर का था ये एल का था। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया था सिर्फ। ओके, अब क्या होगा? अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। ठीक है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है मतलब एक टाइम पे क्या हो जाएगा, देखो आप लोग यहाँ देख रहे हो ना, तो इस यहाँ से चार्ज जा रहा है तो एक टाइम पे यहाँ पर 0 कूलम हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 कूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 कूलम। और उस टाइम पे जो यहाँ पे करंट जो जाएगा ना वो होगा मैक्सिमम वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू पे जाएगा बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू पे। आप बोलोगे सर चार्ज तो है नहीं तो करंट कहां से जाएगा? बच्चों करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम और अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन डेल्टा टी। तो जो लास्ट का जो चार्ज फ्लो होने वाला है ना
वो बहुत स्पीड से जाएगा, बहुत स्पीड से फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसीलिए हमको लगता ऐसा है कि नहीं चार्ज तो है नहीं, लेकिन वो चार्ज जो चला गया ना उसकी वजह से जो करंट है वो मैं बोल रहा हूं। आप बोलोगे चलो ये क्या सिचुएशन आ गई, उसको मैं लिख देता हूं। एट वन टाइम charge on plates of capacitor, charge on plates of capacitor becomes zero। क्या होगा? becomes zero and current in the circuit बच्चों एक स्टोरी की तरह ही इसको लो, एक पिक्चर की स्टोरी की तरह। ठीक है, एंड करंट इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम। ओके, करंट मैक्सिमम हो गया। कहने का मतलब क्या है बच्चों, आपको पता है कि इंडक्टर के पास जो एनर्जी होती है वो उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ LI²। देखो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। और कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? Q²/2C। अब रेजिस्टर तो है नहीं, कहने का मतलब क्या है कि हीट तो लॉस होने वाला नहीं है। तो अब देखो जब कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर से चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो जा कहाँ रही है? तो हम ऐसा बोलेंगे उसकी एनर्जी इंडक्टर में जा रही है। अभी इंडक्टर में हाफ एल तो कांस्टेंट है, तो अगर इंडक्टर की एनर्जी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसा सोचना होगा कि आई बढ़ाना होगा। थियोरेटिकली ऐसा, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी ऐसा देखा गया। समझ में आया कि जब Q कम होगा तो आई बढ़ेगा। समझ में आया? एंड व्हेन Q इज बिकम्स जीरो, मतलब कि ये एनर्जी जब जीरो हो गई तो सारी एनर्जी किसके पास चली गई? इंडक्टर के पास। किसके पास चली गई बच्चों? इंडक्टर के पास। चलो इतना आपको समझ में आया? ठीक है, अब क्या होगा? अब नाउ देखो सिचुएशन कैसी है आपको समझ में आना चाहिए। ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ठीक है। कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया है लेकिन करंट फिर भी फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट फिर भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। नाउ अब देखो ये सिचुएशन मैंने जो इस पॉइंट में बात की थी ना वही। नाउ करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग, करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग, ओके, फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। लेकिन इंडक्टर, फिर से इंडक्टर क्या बोलेगा? अगर आपको डिक्रीज होना है हो, लेकिन मैं आपको सडन डिक्रीज नहीं होने दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि करंट अपने आप को एग्जैक्टली मतलब कि डायरेक्टली जीरो नहीं कर पाएगा। तो क्या करंट फ्लो होगा? हाँ करंट फ्लो होगा बच्चों, इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसी डायरेक्शन में अभी भी करंट फ्लो होगा। तो कैसे करंट फ्लो होगा देखिए। So now current start decreasing from its maximum value because of inductor। पहले मैं ये पॉइंट लिख दूं, ठीक है। Because of inductor current can't decrease suddenly, करंट सडनली डिक्रीज नहीं हो सकता। ओके, अभी देखो करंट तो फ्लो हो रहा है तो ये इंडक्टर है ना, ये फोर्सफुली यहां से थोड़ा चार्ज निकालेगा। कहां से? इस न्यूट्रल प्लेट से Q जितना चार्ज निकालेगा। तो इसका मतलब क्या है? उस Q चार्ज को यहां भी आना होगा, Q चार्ज को यहां से भी जाना होगा और Q चार्ज को यहां से भी जाना होगा। तो इसका मतलब देखो यहां से Q चार्ज चला गया, ऑलरेडी उसके पास 0 कूलम चार्ज था, उसमें से कितना चला गया? Q। तो इसके पास कितना हो गया? इस प्लेट के पास -Q, और इस प्लेट के पास ये Q चल के आया। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्लेट के पास Q होगा। तो बच्चों कुछ आपको समझ में आया? फिर से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया अल्टीमेटली, लेकिन पहले जो पॉजिटिव प्लेट थी अब वो नेगेटिव होने वाली है, नेगेटिव में इंक्रीज होने वाली है, और जो पहले नेगेटिव प्लेट थी वो अब पॉजिटिव में इंक्रीज होने वाली है। ये किसकी वजह से हुआ?
इंडक्टर की वजह से। इंडक्टर ने बोला कि नहीं भैया मैं तुझे डायरेक्टली जीरो नहीं होने दूंगा, तो उसे फ्लो होने के लिए चार्ज तो चाहिए, तो उसने न्यूट्रल प्लेट से चार्ज निकाला। तो न्यूट्रल प्लेट तो चार्ज देगी, तो क्या होगा कि उसके पास ऑलरेडी तो कोई चार्ज था नहीं, मतलब कि न्यूट्रल थी, लेकिन क्यू चार्ज अगर हमने निकाला तो बचेगा कितना उसके पास, माइनस क्यू। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह करंट डिक्रीज होने होगा, ऐसे ऐसे करंट डिक्रीज होगा। ओके, because of the inductor current can't decrease suddenly, and in this situation capacitor start charging again, ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ी फैशन डिफरेंट है, चार्जिंग अगेन बट विथ ऑपोजिट पोलैरिटी। ऑपोजिट पोलैरिटी का मतलब क्या है कि पहले जो पॉजिटिव प्लेट थी वो नेगेटिव, और नेगेटिव थी वो पॉजिटिव। ओके, ये कब तक चलेगा? दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, दिस प्रोसेस will continue till capacitor get fully charged. Capacitor get fully charged and current becomes, अच्छा सोचो क्या होगा, करंट बिकम्स सोच लिया क्या? ओके, अगर आपने मैक्सिमम सोचा है तो गलत है, करंट बिकम्स जीरो। तो बच्चों सिचुएशन कुछ इस तरह आ गई। देखो ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, तो कैपेसिटर के ऊपर ये Q और माइनस Q में M लिख देता हूँ, M फॉर मैक्सिमम, ठीक है। और ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C, ठीक है। तो अब फिर से करंट कितना है, करंट जीरो, तो इंडक्टर की पूरी एनर्जी चली गई, उसने किसको दे दी, कैपेसिटर को। पहले स्टार्टिंग में किसके पास एनर्जी थी, कैपेसिटर के पास, उसने किसको एनर्जी दी, इंडक्टर ने। फिर अभी क्या हो गया, इंडक्टर ने फिर से किसको एनर्जी दे दी, कैपेसिटर को। अब करंट जीरो हो गया, तो अब क्या होगा, नाउ अगेन करंट स्टार्ट राइजिंग, ओके ओके, इन opposite direction, कहने का मतलब क्या है कि अब करंट यहां से फ्लो होना शुरू होगा बच्चों। तो करंट जब यहां से फ्लो होना शुरू होगा, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां से कितना चार्ज, मतलब कि Q जितना चार्ज जाएगा और यहां आएगा, तो फिर से कैपेसिटर के ऊपर के चार्ज क्या हो गए, कम हो गए। एक टाइम पर करंट फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, और जब करंट मैक्सिमम होगा तब कौन सी सिचुएशन होगी, तो करंट जब मैक्सिमम होगा तब सिचुएशन ऐसी होगी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। मैं चलो आपको शॉर्ट में फिर से ये पूरी प्रोसेस समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर क्लियर ना है तो फिर से क्लियर आपको हो जाए, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। बहुत स्पीड में समझाऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखना अच्छी तरीके से। हाँ, एक बार तो मैंने डिटेल में समझा दिया है, इसलिए स्पीड में समझाऊंगा। देखो अच्छी तरीके से पूरा पिक्चर, कैपेसिटर के पास Q और माइनस Q जितना चार्ज, और ये इंडक्टर, ठीक है। जैसे ही हमने सर्किट को कनेक्ट किया तो यहां से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट सिचुएशन कुछ इस तरह, किस तरह कि यहाँ पे थोड़ा सा कम चार्ज और यहाँ पे भी थोड़ा सा कम चार्ज, और करंट फ्लो हो रहा है। फिर क्या सिचुएशन आ गई, एक टाइम पे ऐसा हो गया कि ये करंट जो है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ली, जबकि यहाँ पर दोनों पे चार्ज जीरो, ठीक है। अब जब करंट डिक्रीज होना चाहता था, लेकिन इंडक्टर ने उसे मना किया, इसीलिए करंट ने यहाँ से एक्स्ट्रा चार्ज Q निकाला, जिसकी वजह से वो प्लेट नेगेटिव होना शुरू हो गई और इस प्लेट को दे दिया, तो
तो इसका मतलब ये प्लेट पॉजिटिव होना शुरू हो गई और फाइनल सिचुएशन ऐसी आ गई कि करंट अब डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है इसमें। और फाइनल सिचुएशन ऐसी आ गई कि कैपेसिटर में फिर से यहाँ पर -Q और यहाँ पर +Q चार्ज आ गया, ठीक है। और सर्किट में करंट नहीं है, अभी सर्किट में करंट नहीं है, कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन इन द नेक्स्ट स्टेप, वेरी नेक्स्ट सेकंड, यू कैन से लाइक दैट, यहाँ -Q और यहाँ +Q चार्ज है, तो करंट जो पहले ऐसे फ्लो हो रहा था, जैसे मैं बोल रहा था ऐसे फ्लो हो रहा था, अब वो करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे, ठीक है। और वैसे भी पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बार करंट ऐसे फ्लो होगा, फिर करंट ऐसे फ्लो होगा, फिर मतलब कि करंट ऐसे 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 कर रहा है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन एंड सो ऑन। तो हम क्या बोल सकते हैं? सो वी कैन से दैट charge on plates of capacitor is oscillating, मतलब कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। is oscillation नहीं, सॉरी, is oscillating via इंडक्टर। तो चलो इतना समझ में आया कि चार्ज ऑसिलेट कर रहे हैं वाया इंडक्टर। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया बच्चों? एलसी ऑसिलेशन। एक बात याद रहे बच्चों, मैंने जो ये पूरी डिस्क्राइब की ना प्रोसेस, ये आधी साइकिल थी। हाँ, आधी साइकिल मतलब कि देखो वापस जब यहाँ पर फिर से Q आ जाएगा ना, तब पूरी साइकिल हो जाएगी। मैंने कहाँ तक डिस्कस किया कि Q से पहले 0 हो गया और 0 से -Q हो गया, मतलब कि ये -Q से 0 और 0 से +Q, तो ये आधी साइकिल हुई। अब फिर से इस Q 0 हो जाएगा और 0 से -Q, और ये -Q 0 हो जाएगा और 0 से +Q, मतलब Q से Q जब आए तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ भैया, वन साइकिल चार्ज ने कंप्लीट कर ली। किसने? चार्ज ने। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? हाँ, ये एक टाइप का ऑसिलेशन है। और कौन ऑसिलेट कर रहा है? चार्ज। इसलिए इसको नाम क्या दिया? एलसी ऑसिलेशन। ओके, एंड बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, electromagnetic wave gets generated। याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने के लिए किसको ऑसिलेट करना पड़ता है? चार्ज को। ओके, मतलब क्या होगा कि देखो ये है कैपेसिटर, ठीक है, और ये है इंडक्टर, ये C और ये है L। इसमें से एक वेव बाहर आएगी। क्या बाहर आएगी? वेव, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड था और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को मिलके जो वेव बनी वो कौन सी वेव हो गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो एनर्जी पजेस करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस सर्किट में से एनर्जी थोड़ी सी बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सोचो कि पहले इसके पास 5 जूल एनर्जी थी कैपेसिटर के पास इनिशियली, लेकिन ये सारी एनर्जी जब यहाँ देगा तो इंडक्टर के पास 5 जूल आएगी? नहीं, ऐसा सोचो कितनी आई? 4 जूल। तो 1 जूल का वहां पर लॉस हो गया ना। ये 1 जूल मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 जूल जितना रिलीज हो गया। अब वापस ये 4 जूल जब कैपेसिटर को देगी तो मतलब कि ये 4 जूल जब इसकी 0 हो जाएगी, 4 जूल से 0, तो कैपेसिटर के पास क्या 4 जूल आएगी? नहीं, सोचो कैपेसिटर के पास 3 जूल आई, तो 1 जूल का फिर से लॉस कहाँ हो गया? यहाँ पर। तो ऐसे 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 चलता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ऑसिलेशन है वो एक टाइम पे स्टॉप हो जाएंगी। और अगर हमें स्टॉप नहीं करना है तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो 1 जूल एनर्जी जो बाहर दे रही है ना, बाहर लेके जा रहे हैं ना, तो हमें कहीं से कंटिन्यूअसली 1 जूल जितना इनपुट करना होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये ऑसिलेशन कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज तो क्या होगा, देखिए 5 से 3 हो गया, 3 से 2, 1, 0, एक टाइम पे एनर्जी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे दैट इन एलसी ऑसिलेशन विथ टाइम energy remain constant or decreases, then you have to say it decreases. ओके, आइडियली अगर देखें तो कांस्टेंट रहेगी, अदरवाइज तो वो क्या होगी, डिक्रीज। ऐसा भी हम देख सकते हैं। देखिए ये जो बीच में वायर लगा हुआ है बच्चों, वायर, तो ये वायर भी मतलब कि प्योर तो नहीं होगा, प्योर कंडक्टर, इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो इसमें हीट लॉस भी होगा थोड़ा सा, तो मे भी पॉसिबल कि उसकी वजह से भी थोड़ी सी एनर्जी क्या हो, कम हो। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज करती है, इसीलिए इस सर्किट का दूसरा नाम भी है टैंक सर्किट। क्या नाम है बच्चों? टैंक सर्किट, या तो एलसी टैंक सर्किट बोलते हैं। दैट एक्सप्लेन एलसी टैंक सर्किट। ठीक है बच्चों, ये तो सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस था। पिक्चर तो अब शुरू होगा, पिक्चर अब शुरू होगा, मतलब मैथमेटिकल एनालिसिस अब करेंगे। क्या करेंगे? मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एलसी ऑसिलेशन, हेडिंग डालिए, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, ये क्या है? दिस इज अ कैपेसिटर, and what is this? This is a inductor, okay, and this is a switch. This is capacitor of capacitance C, this is inductor of inductance L, this is a switch, and we have closed. Okay, at any time t, मतलब कि switch after closing the switch, after closing switch, we can say VL plus VC is equals to 0. कैसे? अकॉर्डिंग टू KVL। तो कहने का मतलब क्या है कि VL इक्वल्स टू माइनस VC। अच्छा, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है? सोचो क्या होता है? L di/dt। ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है? Q/C। ठीक है, ओके, और ये जो Q है बच्चों, ये मैं क्या कर देता हूँ, स्मॉल क्यू लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि जनरल सिचुएशन है इसलिए। अच्छा, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, d² Q/dt²। कुछ समझ में आया आपको? सोचो पहले। ठीक है, चलो मैं बोल देता हूँ कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है? dQ/dt। एक बार इसका डेरिवेटिव लूँ तो di/dt हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक बार और डेरिवेटिव मुझे यहाँ भी लेना होगा, दोनों साइड लेना होगा ना। तो di/dt इज इक्वल टू क्या हो गया? d² Q/dt²। ओके, अभी ये जो है d² Q/dt² इज इक्वल्स टू माइनस Q/LC। याद रखो इस इक्वेशन को, इट इज अ सेकंड ऑर्डर differential equation of LC oscillation। ओके, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, डिराइव सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन, तो ये आएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना। अभी देखो ये इक्वेशन है ना, अबोव इक्वेशन इज सेम एज d² y/dt² इज इक्वल्स टू माइनस ω² y, जहां पर y क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो
डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, चार्ज। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या ले सकते हैं, चार्ज। क्यों? क्योंकि देखो dx बाई dt वेलोसिटी होती है कि नहीं, और dq बाई dt क्या होता है, करंट होता है ना। तो करंट है, इसका मतलब क्या है, ये वेलोसिटी। थोड़ा एनालॉजी याद रखना बच्चों, करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी से। मतलब कि लीनियर डोमेन में करंट, सॉरी लीनियर डोमेन में वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रिक डोमेन में करंट। ओके। फिर एक इंडक्टर का मास के साथ भी रिलेशन है, इंडक्टर का मतलब मास होता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करते हैं, ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट, देखो ये डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर ये हो गया, फिर माइनस माइनस हो गया वाई, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हम बोल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। कुछ समझ में आया? हाँ, ये हमने देखा है। और 2 पाई एफ ऐसा बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, एंड एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो बच्चों ये क्या है आपको पता है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, ये है, ठीक है। अगर टाइम पीरियड निकालना है तो डिवाइडेड उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव एमिटेड, EM वेव, वेव लिखना चाहता था मैं, सॉरी, EM वेव एमिटेड, मतलब कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की वेव एमिट करनी है, तो ये L और C पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ये जो हमें रिलेशन मिला, डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन एल सी, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ above equation is given by is, बच्चों आपको क्या पता है, हमने एलसी ऑसिलेशन तो ठीक है, ये जो है ना डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसका सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। तो यहाँ पर y की जगह पर आपको पता है क्या रखना है, q, मतलब कि q इक्वल्स टू q0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, यहां पर देखिए ये Q0 है ना, Q0 और फाइव ये दोनों कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट, एंड देयर वैल्यू कैन बी फाइंड आउट यूजिंग इनिशियल कंडीशन। अच्छा, आओ सिखाता हूं इनिशियल कंडीशन क्या है। पहले तो अच्छी तरीके से देखना बच्चों, पूरी एनालिसिस अच्छी तरीके से देखना। Q इज इक्वल्स टू क्या है, Q0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर इसको एक बार में डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे I मिलेगा कि नहीं, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। क्या आंसर होगा, Q0, अभी साइन का क्या होगा, कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर से ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव अगर लेंगे तो ओमेगा टी का ओमेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, ओमेगा, और फाइव का 0, ठीक है। अभी इनिशियल कंडीशन क्या थी, इनिशियल कंडीशंस, तो पिक्चर आपको याद होनी चाहिए कि इनिशियली क्या हुआ था, Q इक्वल्स टू Q मैक्स, ठीक है। इनिशियल कंडीशन मतलब कब,
एट टी इज इक्वल्स टू 0 और करंट कैसा था 0। स्टार्टिंग में बच्चों हमने स्विच जब क्लोज की थी तब करंट जस्ट फ्लो होना शुरू हुआ था, ठीक है, मतलब इनिशियली कितना था 0 और चार्ज कैसा था मैक्सिमम। तो Q इज इक्वल्स टू क्यू मैक्स या तो हमेशा बोलेंगे QM। चलो तो ये जो इक्वेशन है ना इसको इक्वेशन ये जो Q वाला इक्वेशन है Q इक्वल टू Q0 तो इसमें मैं रखता हूं तो हमें क्या मिलेगा देखिए QM इक्वल टू Q0 साइन। अभी बच्चों मैं t इक्वल टू 0 रखता हूं, क्या रखता हूं t इक्वल टू 0 तो ओमेगा टी कट हो गया तो क्या मिला हमें QM साइन फाई। और इसमें t इक्वल टू 0 रखते हैं तो इनिशियली जब t इक्वल टू 0 रखे तब करंट कैसा था 0 तो करंट 0 है तो क्या आंसर आएगा Q0 ओमेगा कोस। अब ये तो 0 हो गया तो क्या आएगा फाई। समझ में आ रहा है ना आपको। मैंने इन दोनों में इनिशियल कंडीशन प्लेस की कि एट t इक्वल टू 0 चार्ज कितना था और करंट कितना था। तो यहाँ पर पहले इसमें t इक्वल टू अगर हम 0 रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर q इक्वल टू हमें क्या रखना पड़ेगा qm और इस इक्वेशन में अगर t इक्वल टू 0 प्लेस करते हैं तो यहाँ पर i इज इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा 0 जो मैंने यहाँ पे रखा है। अभी Q0 और ओमेगा वो तो नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू cos फाई। बोलो cos फाई 0 कब होता है देयरफॉर फाई इक्वल टू पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 0 होता है ना। मैंने शुरू की कंडीशन ली है इसीलिए, अदरवाइज तो बहुत सारे पाई बाई 2 ऐसे है जहां पर cos क्या होता है 0। अभी फाई इक्वल टू पाई बाई 2 है उसको मैं इसमें रखता हूं तो QM इक्वल्स टू Q0 साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 कितना 1 तो QM इक्वल्स टू क्या हो गया Q0। चलो हमें QM और फाई सॉरी Q0 और फाई दोनों की वैल्यू मिल गई तो हम उसको इक्वेशन में रख देते हैं। हमारे पास पहला जो इक्वेशन था Q इक्वल टू Q0 था ना वहां पर मैं क्या रख दूंगा QM साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2। अभी साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 तो कोस होगा तो Q इक्वल टू क्या होगा बच्चों QM कोस ओमेगा टी। ये किसका इक्वेशन हो गया चार्ज का। याद होना चाहिए बच्चों चार्ज स्टार्टिंग में मैक्सिमम था और कोस जो है कोस का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें बच्चों तो कोस का ग्राफ कुछ इस तरह होता है। तो ये किसका ग्राफ हो गया बच्चों चार्ज का, ठीक है, हार्मोनिक रिप्रेजेंट करता है ना। ओके अभी आई का क्या इक्वेशन था आई का मुझे नहीं याद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ये इक्वेशन ये वाला बात कर Q0 ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई Q0 ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अच्छा तो ये माइनस साइन होगा तो माइनस Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसा दिखेगा इसका ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। ये क्या है आई। तो देखो पहले चार्ज 0 था सॉरी मैक्सिमम था फिर 0 हो गया फिर दूसरी साइड आया। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है देखो पहले कैपेसिटर ऐसा था तो पहले यहाँ पे चार्ज Q और माइनस Q ऐसा था उसके बाद में कैसी सिचुएशन आ गई उसी कैपेसिटर की 0 0 वाली। तो ये जो पहली जो सिचुएशन है ना वो ये है यहाँ पर और ये जो दूसरी सिचुएशन है ना वो ये है। फिर उसके बाद की तीसरी सिचुएशन कैसी आई यहाँ पे माइनस क्यू सॉरी यहाँ पे प्लस क्यू हो गया और यहाँ पे माइनस क्यू तो पोलैरिटी अपोजिट हो गई ना तो ये तीसरी सिचुएशन ए मतलब कि ऐसा चलता रहेगा। चौथी सिचुएशन फिर से ये वाली फिर पांचवी और इस तरह। तो करंट देखो चार्ज जब मैक्सिमम होता है तब करंट 0 होता है स्टार्टिंग में करंट 0 था, ठीक है। मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी हो सकती है Q0 ओमेगा और मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू कितनी हो सकती है QM, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हमने डिराइव किए ये मैथमेटिकल एनालिसिस था।
अच्छा, एक चीज बाकी रह गई है, थोड़ी सी ही है बच्चों, प्लीज देख लो। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन देख लो कि टोटल एनर्जी अगर हम बात करें किसकी, टोटल एनर्जी ऑफ सर्किट, तो E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर, कभी भी। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और एनर्जी ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर। चलो है, अभी इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं बच्चों। तो 1/2c, क्यू का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, क्या था, क्यू एम कोस ओमेगा टी। तो कहने का मतलब क्या है, क्यू एम स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ एल आई, आई का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, माइनस क्यू जीरो ओमेगा साइन ओमेगा टी, मतलब कि क्यू एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बच्चों मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है यहाँ पर, क्यू जीरो नहीं क्यू एम मतलब मैक्सिमम। ओके, हालांकि क्यू जीरो को भी हम मैक्सिमम ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्यू एम लिखना है। ओके, चलिए, क्या कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें से, क्यू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई सी प्लस, अच्छा ये एल बचा, फिर ओमेगा स्क्वायर बचा, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचा। चलो समझ में आया ना। अभी पुट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC, therefore E इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई सी प्लस यहाँ पर L, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या रखता हूँ, 1/LC साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलो इसमें देखिए एल एल कट हो गया, तो सी दोनों में आया डिनोमिनेटर में, वो भी कॉमन हो गया, समझ में आया ना। ओके, तो क्यू एम स्क्वायर बाई 2c, अभी क्या बचा यहाँ पे बच्चों, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा ये क्या होगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये तो बच्चा बच्चा जानता है, 1 होता है, मतलब टोटल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, क्यू एम स्क्वायर बाई 2c। आप बोलोगे सर ये कॉमन सेंस है, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, तो टोटल एनर्जी स्टार्टिंग में किसके पास थी, कैपेसिटर के पास, और उसकी एनर्जी कितनी है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। वेरी सिंपल, समझ में आएगी नहीं, लेकिन टाइम के साथ उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो बच्चों आज हमने एलसी ऑसिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया, इसको एक बार देखे और फिर बिना देखे एक बार लिखे। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।